नमस्कार, पलामू दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुज सिंह। दोस्तों, पलामू आजकल अपने खेल गतिविधियों के लिए काफ़ी नाम कमा रही है। कई ऐसे गेम्स हैं, कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें पलामू के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और पलामू का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में हम आपकी मुलाकात कराएंगे, जिनसे बातचीत होगी कि उन्होंने इसी गेम को क्यों चुना। चलिए, सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं साक्षी कुमारी, जो कि ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं कराटे में, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं आकर्ष प्रताप, जो कि ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं। और इन दोनों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सुमित वर्मन, जो इनके द्रोणाचार्य हैं, जो इनके कोच हैं, जिन्होंने इन दोनों को तराशा है और इनके साथ साथ न जाने कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको तराश रहे हैं और एक बेहतर ज़िंदगी दे रहे हैं, एक बेहतर फ्यूचर दे रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मैं लूँगा वो होगा आकर्ष प्रताप से। आकर्ष के बारे में आपको बता दूं दर्शकों, इन्होंने टोटल 17 मेडल्स इन्होंने जीता है, जिसमें से 6 तो गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। और इतने मेडल्स ये लेकर के आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं उन्हीं से लेना चाहूँगा कि कराटे ही क्यों? बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं आकर्ष जिसमें आप जा सकते थे, प्रचलित गेम्स भी हैं जिसे लड़के आज के पसंद करते हैं, जैसे क्रिकेट एंड ऑल, लेकिन आपने कराटे ही क्यों चुना? सर, कराटे मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब बहुत छोटा था तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते मैंने मेरे परिवार वालों का बहुत ही टेंशन में रहते थे कि बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है, दिक्कत हो सकता है। इसलिए हमारे सर जो हैं, कोच हमारे सिहान सुमित वर्मन सर, प्रैक्टिस किया करते थे और कराते थे उस टाइम पे। तो इनको देख के ही हमारे पेरेंट्स ने वहाँ पे एडमिशन कराया कि इसका वेट लॉस हो जाए और दिक्कत ना हो। वेट लॉस के दौरान मुझे वहाँ पे ट्रेनिंग्स करने को मिला, टेक्निक्स मुझे सिखलाया मेरे कोच ने, प्रैक्टिस कराया और बतलाया कि कराटे की दुनिया में टूर्नामेंट्स भी होता है, मैच भी बहुत सारा होता है खेलने के लिए। तो इसको देखते देखते मैंने धीरे धीरे मैच भी बहुत सारे खेले और आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ। जी बिल्कुल, और यही सवाल मैं साक्षी से भी लेना चाहूँगा कि सारे गेम्स को छोड़कर आपने कराटे को ही क्यों चुना? साक्षी सर, वैसे तो बहुत सारे गेम हैं, मगर कराटे में अच्छा लगा मेरे को क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे सेल्फ डिफेंस हो गया, टेक्निक्स हो गया, और इसमें धीरे धीरे सीखते बहुत सारे मैचेस भी मैंने खेले हैं। जैसे नेशनल भी खेला, इंटरनेशनल भी खेला है, डिस्ट्रिक्ट भी खेला है, मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं। मैंने कराटे पे फोकस सेल्फ डिफेंस पे किया था स्टार्टिंग में, जब मैंने एडमिशन करवाया था जी। क्योंकि जैसे आजकल देखा जा रहा है, लड़की लोग कहीं सुरक्षित है ही नहीं। इसकी वजह से मेरे फैमिली वालों ने एडमिशन करवाया था कराटे, क्योंकि मैं सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए। अब सेल्फ डिफेंस सीखते फिर मैंने टूर्नामेंट्स भी खेले, बहुत सारे मैचेस खेला है मैंने, इंडिया में खेला, इंडिया से बाहर जाकर भी खेला है मैंने मैचेस। जी, तो साक्षी, आपने बोला कि सेल्फ डिफेंस के लिए आपने इसे ज्वाइन किया था और आपने खेलने की शुरुआत की थी। उसके बाद आपने कई ऐसे मैचेस खेले हैं, नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने खेला है। लेकिन साक्षी, सेल्फ डिफेंस की जो आपने बात करी, तो कराटे जब आपने नहीं सीखा था तब की बात करो, और कराटे सीखने के बाद, इसमें आने के बाद किस तरह का बदलाव देखने को मिलता है आपको अपने आप में? सर, पहले कहीं जाने से पहले सोचना पड़ता था कि अकेले कैसे जाएंगे जी। लेकिन जब से मैंने सीखा है सेल्फ डिफेंस, उसके बाद फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं घर से निकलती हूँ, ताकि मतलब जैसे कोई कुछ करे भी तो मैं खुद का बचाव कर सकूँ। जी, चलिए, अब मैं एक बार फिर से आकर्ष की तरफ चलता हूं। आकर्ष से मैं जानना चाहूँगा, आकर्ष जी, आपने कई मैचेस खेले होंगे, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने कितने मैचेस खेले हैं और अभी तक आपने जो मेडल्स जीता है वो कितने जीते हैं? सर, 2013 से मैंने स्टार्टिंग किया था जी। तो 2013 से स्टार्ट किए थे। आई थिंक मैंने अब तक 20 मैच मैंने खेले हैं, जिसमें कई डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट करते हुए इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया हूँ जी। और इसमें लगभग मैंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं और बहुत सारे मेडल लाए हैं जी।
जी सर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक भी मैचेस आपने खेले हैं। जी सर बिल्कुल। चलिए, इनके कोच यानी द्रोणाचार्य जो इनके हैं हमारे साथ हैं सुमित वर्मन जी, और अब हम उनसे सवाल करना मैं चाहूँगा। सुमित जी, कराटे की ट्रेनिंग, गटका की ट्रेनिंग हो या जूडो की ट्रेनिंग हो, इसी को आपने क्यों देखा, एक एम क्यों बनाया, किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की? सर, कराटे, जूडो और गतका ये मार्शल आर्ट का वो पार्ट है। चूँकि मैं मार्शल आर्ट पर बात करना चाहूँगा। मार्शल आर्ट आज के टाइम में 180 फॉर्म में डिवाइडेड है, जिसमें आपने कभी सुना होगा टाइकांडो, कभी आपने जूडो का नाम सुना होगा, कभी कलरीपट्टू का नाम सुना है, ऐसे सिलंबम है, ऐसे टोटल 180 फॉर्म होते हैं। उसी से कुछ फॉर्म आते हैं कराटे, कुछ जूडो, गतका, ऐसे कुछ फॉर्म है जो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ यहाँ पर पलामू के बच्चों को। और इन खेलों को चुनने का रीज़न ये रहा है सर कि बच्चे जैसे इसमें शारीरिक तरीके से फिट होते हैं और उसके साथ साथ ये सेल्फ डिफेंस के तौर पे भी मजबूत होंगे। कभी भी अगर कोई आपातकालीन स्थिति में अगर बच्चों के साथ कोई आक्रमण हो रहा है, कोई बच्चे को छेड़छाड़ कर रही है, कोई बच्चे को छेड़छाड़ कर रही है, या बच्चे कहीं जा रहे हैं और उन्हें कोई परेशान कर रहा है, तो अपना सेल्फ डिफेंस वो सही तरीके से कर लेंगे। इसके साथ ही मेडिटेशन भी होता है कराटे में, जो बहुत बेनिफिट करता है बच्चे को, पढ़ाई एजुकेशन के लाइन में भी बच्चे को बहुत बेनिफिट करेगा। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है हमारे यहाँ जो कराटे में है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बच्चे में डेवलप किया जाता है जी। तो ये कारण है जो कि मैं इसी वजह से मैं पलामू के बच्चों को कराटे, जूडो या गतका खेल में आगे भेजने का प्रयास में लगा रहता हूँ सर। जी बिल्कुल सुमित जी। एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगा कि जैसे आप खिलाड़ियों को जो चुनते हैं, उनका चयन करते हैं, तो चिन्हित कैसे करते हैं, कैसे आप पहचानते हैं कि हाँ ये खिलाड़ी जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता है? ये तो बहुत टफ होता है सर बच्चों को पहचानना, चूँकि जब एडमिशन होते हैं हमारे यहाँ, जो भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो शारीरिक रूप से आज के समय में जो टाइम चल रहा है वो बच्चे कमज़ोर होते हैं सर। थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो पेन होने लगता है, बच्चे रोने लगते हैं। पहले की तरह नहीं रहे कि बच्चों को आप कितना भी, अब तो स्कूल में भी बच्चों को मारना और पीटना मना हो चुका है। तो इस तरह से बच्चों को निकालना, क्योंकि बहुत टफ होता है सर, उनको निकालिए और इंटरनेशनल जैसे जगहों पर पहुंचाना, तो हम लोग उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग के पीरियड में उसका ट्रेनिंग का डोज थोड़ा थोड़ा हाई करते चले जाते हैं, उसका लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। जैसे किकेस करवा रहे हैं तो किक करवाते करवाते उसको बोलेंगे कंटिन्यू आप 10 मिनट तक किक करते रहो। तो 10 मिनट तक अगर बच्चा एक ही लेग से कंटिन्यू किक कर रहा है तो दैट मीन्स कि उसके पैर में प्रेशर आने चाहिए। उसका अगर वो कर लिया, प्रेशर आ गया और हिट अच्छे से हो रहा है तो अच्छा है, मुझे लगता है कि ये शायद उस लायक बन सकता है और ये जा सकता है। तो स्पेशली उन बच्चों को छांटते हैं और बोलते हैं बेटा तुम संडे को आ जाओ या 1 घंटा पहले आ जाओ, क्लास से 1 घंटा पहले आ जाओ और ट्रेनिंग करो। और इस तरह से टूर्नामेंट से 1 महीना पहले से या फिर टूर्नामेंट से बहुत दिन पहले से हम लोग ट्रेनिंग करवाना एक अलग बैच स्टार्ट करते हैं उनके लिए। जैसे हमारा बैच 4 से शुरू हो रहा है तो उनको 3 बजे ही बुला लेंगे, 3 से 4 आ जाओ और 3 से 4 आप क्लासेस करो, सिर्फ आप ही को होगा जिसे टूर्नामेंट में जाने वाले। जी, तो चलिए अब हम आकर्ष प्रताप की ओर चलते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि आकर्ष प्रताप जी, ऐसे तो बहुत सारे मैचेस आपने खेले हैं, आपके मेडल्स जो हैं टोटल 17, 6 गोल्ड और 6 सिल्वर, बाकी 5 जो हैं वो ब्रॉन्ज हैं। तो इसके लिए आपने ज़िला स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के मैचेस खेले होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि सबसे मोस्ट मेमोरेबल जो मैच वो कौन सा था और क्यों? सर मेरा सबसे मेमोरेबल मैच अब तक का रहा है इंटरनेशनल पे, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला जी। सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मेरे कोच की बदौलत मैं आज इंडिया को रिप्रेजेंट किया हूँ नेपाल में जाके। वहाँ पे एक किस्सा है सर, हम लोग यहाँ से बाय बस गए थे और बस से वहाँ पे जब हम लोग काठमांडू उतरे तो बहुत तेज कड़ाकी ठंड थी। सुबह हम लोग 4 बजे उतरे थे और जब हम लोग का मैच भी हुआ था सर तो हम लोग का रात का 10 बजे मैच हुआ था जी। तो मेरा मैच सर वहाँ हुआ था सर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का था सर। तो मैंने बांग्लादेश के प्लेयर को हराया जी और इंडिया के लिए वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल मैंने जीता था। अच्छा। तो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था। अच्छा जी सर। चलिए, तो ये सवाल अगर मैं साक्षी से लेना चाहूँ कि साक्षी, जैसा कि आकर्ष ने बताया कि उनका मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था या मैच कौन सा था, आपने इस लिस्ट में किस मैच को रखा है? सर वैसे तो सारे मैचेस मेमोरेबल हैं, मगर जब मैंने इंटरनेशनल मैच खेला था ना वो मेमोरेबल है। जैसे मैंने वहाँ पे जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था
इंटरनेशनल मैच खेलने गई थी तब मैं। जी और वहाँ पे मैंने नेपाल से ही मतलब मैच खेला था, नेपाल के साथ ही, और वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल लाया था। जी वो सर, वो मेरे लिए मेमोरेबल है सर। जी बिल्कुल। वैसे तो प्लेयर्स के लिए सभी मैचेस इंपॉर्टेंट होते हैं और प्लेयर्स अपने सारे मैचेस को याद रखना भी चाहते हैं, चाहे उसमें मेडल्स मिला हो या मेडल्स नहीं मिला हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, हार या जीत, ये हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और कुछ ना कुछ अनुभव देता है। अब हम चलते हैं एक बार फिर से सुमित वर्मन जी की ओर। और सुमित जी से मैं जानना चाहूँगा, सुमित जी आपकी जो एकेडमी है, आप किस तरह से इसे संचालित करते हैं? क्या हर कोई उसमें आकर के ट्रेनिंग ले सकता है या फिर कुछ खास क्राइटेरिया है बच्चों के लिए? इसमें सभी के लिए ओपन है सर, लेकिन हम लोगों ने हमारे जो ओलंपिक का जो रूल होता है जी मार्शल आर्ट में, वो हम लोग 5 साल से 28 साल तक के बच्चों को एडमिशन लेते हैं मार्शल आर्ट की एकेडमियों में। तो उसी तरह से हमारे भी यहाँ भी है, 5 साल से एडमिशन स्टार्ट होता है, 28 साल तक के ही होते हैं, 28 से ऊपर के एडमिशन क्लोज है और 5 साल से नीचे का एडमिशन क्लोज है। थोड़ा सा उसमें हम लोग फिटनेस को भी ध्यान देते हैं। जो बच्चे थोड़ा शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो उन लोग हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा आपको और कुछ दिन बाद आप अच्छे से आइए। हम उनको डाइट प्लान दे देते हैं कि आप इसको फॉलो करिए और उसके बाद आप आइएगा अकेडमी। जी, डाइट की आपने बात की सुमित जी, तो एक खिलाड़ी के लिए, एक कराटे प्लेयर जो हो उसके लिए, या जूडो प्लेयर हो या गटका प्लेयर हो, इसके लिए डाइट कितना इम्पोर्टेंट होता है और अपने डाइट्स में उन्हें क्या क्या लेना चाहिए? सर प्लेयर की जिंदगी डाइट पर ही डिपेंडेंट है सर जी। अगर थोड़ा सा भी डाइट इधर उधर हो गया तो उसका शरीर खत्म, मैच खत्म, फिर लाइफ तो वहीं से एंड हो जाता है। तो हम लोग हर गेम का एक अपना डाइट प्लान होता है। एथलीट का अलग है, क्रिकेट का अलग है, बैडमिंटन का अलग है। उसी मार्शल आर्ट में भी कराटे का अलग है, जूडो का अलग है, गतका का अलग है। अगर कराटे की डाइट प्लान की बात करें तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग बच्चों को साफ बोल देते हैं, बेटा आपको राइस नहीं खाना, चावल खाना ही नहीं है, आपको रोटी खाना है। और रोटी खाने का भी शेड्यूल है अलग अलग तरीके से। जैसे बहुत लोगों को देखते होंगे कि जाते हैं रिसेप्शन वगैरह पार्टी में और रात को अच्छे से खा लेते हैं और सुबह उनको गैस प्रॉब्लम या बहुत सारी चीज़ों की समस्या। तो हम लोग इस चीज़ को बहुत तरीके से बच्चों को बताते हैं कि बेटा आप जितना हो सके तो दिन में खाना आप हमारे ऐसे चलता है सर, दिन में ज़्यादा, दोपहर में कम और रात को और भी कम, इस तरीके से। अच्छा, बीच में जो हमारे खाली हो गया, जैसे अगर बच्चे ने ब्रेकफास्ट किया 9 बजे तो फिर वो खाना दोपहर का खाना खाएंगे 2 बजे के आसपास। तो बीच में जो हमारा टाइम रहेगा सर, ये 9 से 2 के बीच में जो हमारा टाइम बचता है, उस बीच में हम बच्चे को बोलते हैं कि आप सलाद को लेना है, पानी पीना है या ड्राई फ्रूट लेना है। इस तरह से उनका डाइट प्लान बना हुआ रहता है, किस समय आपको क्या करना है। अच्छा, उनका पानी पीने का भी रहता है, किस वेट कैटेगरी के बच्चे को कितना पानी पीना है, ये भी बना हुआ है। हर वेट कैटेगरी के हिसाब से लीटर बना हुआ रहता है, उस हिसाब से बनता है सर। जी सुमित जी, ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आपके लिए मेडल्स लाए। आपके लिए कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट या फिर कोई सबसे अच्छा दिन या मैच जो रहा है जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे? सर बच्चे मेरे लिए नहीं, देश के लिए मेडल लाते हैं जी। और बहुत अच्छा लगता है जब मेडल जीत कर आते हैं वो हमारे यहाँ। लेकिन सर मैं अभी तक इंतज़ार में हूँ और कि कोई एक ऐसा बच्चा जो हमारे पलामू से निकल कर ओलंपिक तक जाए जी, और मैं बस उसी के इंतज़ार में लगा हूँ सर। जी बिल्कुल। और किसी भी कोच का, चाहे वो कोई भी गेम से कनेक्शन क्यों ना रखते हो, किसी भी गेम से संबंध क्यों ना रखते हो, किसी भी कोच का जो सबसे बड़ा सपना होता है वो होता है कि उनका शिष्य जो है ओलंपिक में जा कर के मेडल्स लेके आए। अब एक बार फिर से मैं आकाश से एक सवाल लेना चाहूँगा। आकाश, आप एक विद्यार्थी भी हैं और आप ट्रेनिंग भी लेते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती होगी, स्टडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो कैसे बैलेंस कर लेते हैं आकाश? जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अभी एट प्रेजेंट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ जी। बीएससी जूलॉजी ऑनर्स से। तो स्टडी हार्ड हो जाता है सर, क्योंकि साइंस लेके आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें तो एक ज़्यादा आप पे एक फोर्स रहेगा सर, कि एक साइंस का स्टूडेंट होकर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। और साथ ही साथ अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर है तो उसमें और भी आपको टफ ट्रेनिंग रहेगा सर, कि आप अपना ट्रेनिंग भी कंप्लीट कीजिए, अपना पढ़ाई भी मेंटेन कीजिए। तो सर मैं कॉलेज सुबह में कर लेता हूँ और शाम में 4:30 बजे से शाम 7 बजे तक हमारी कराटे क्लासेस चलती है, बैचेस चलती है। तो मैं उस टाइम पे अपना प्रैक्टिस करता हूँ और देन फिर घर आके फिर वापस शाम का खाना खा के पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ। जी बिल्कुल, मतलब टाइम का मैनेजमेंट जो है बहुत तगड़े तरीके से आपने कर रखा है, दोनों को आप बैलेंस करके रखे हो। साक्षी से भी यही सवाल होगा कि साक्षी, आप अपने एजुकेशन के बारे में ज़रूर हमें बताएं और कैसे बैलेंस कर लेते हैं घर का काम, एजुकेशन और अपनी ट्रेनिंग?
सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ इंग्लिश ऑनर्स से, जी और इंग्लिश ऑनर्स में भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं सुबह में पढ़ाई करती हूँ दोपहर तक, दोपहर में थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद शाम को जाऊँगी एकेडमी प्रैक्टिस करने के लिए। जी 4 से 6:30 प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद वापस घर आती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। जी। और सर वैसे साथ में भी मैं तो स्कूल्स वगैरह भी ज्वाइन की हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ कराटे। आप सिखाती भी हैं? यस सर। चलिए, तो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले लिया है, खुद स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं और मेडल्स भी ला रही हैं, मैचेस भी खेल रही हैं, ट्रेनिंग भी है और बच्चों को ट्रेनिंग भी आपने देने की शुरुआत आपने कर दी। तो बहुत अच्छी बात साक्षी ने हमें बताया। अच्छा, साक्षी से मैं जानना चाहूँगा कि बीइंग अ गर्ल कितना डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए? सर वैसे तो डिफ़िकल्ट नहीं रहा, मगर थोड़ा बहुत है, क्योंकि मम्मी पापा तो सपोर्ट करते हैं, जी मगर बाकी जो फैमिली मेंबर है वो लोग बोलते हैं कि लड़की होकर क्या सीख रही हो ये सब, जी तुम पढ़ाई पे फोकस करो, घर का काम सीखो, ये सब लड़कों वाला काम क्यों करती हो। जी मगर मेरे पेरेंट्स मम्मी पापा पूरा सपोर्ट किए हैं स्टार्टिंग से कि तुम सीखो, और जो चाहिए हम ला कर देंगे, जहाँ जाना है मैचेस खेलने वहाँ लेकर जाएंगे। जैसे मैं भी इंटरनेशनल मैच खेलने गई थी सर, जी मम्मी मेरे साथ गई थी वहाँ पे, जी मम्मी लेकर गई तुमको मैच खिलाने के लिए कि चलो कोई नहीं जाएगा तो हम लेकर चलेंगे तुमको मैच खेलने। जी। तो इस मामले में आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगी कि Yes, आपके परिवार यानी आप खासकर आपके मम्मी पापा काफ़ी सपोर्टिव है आपके लिए। अच्छा, वैसे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उनके घर में भी अगर लड़कियां हैं, खेलना चाहती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को रोकते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर लड़की को फ्रीडम चाहिए सर, अगर फैमिली सपोर्ट करेंगे तो ही लड़की आगे बढ़ेगी, वरना फिर वही होगा, पढ़ो लिखो शादी वादी कराकर भेज देंगे, जी फिर बाद में बोलेंगे तुम तो कुछ किए ही नहीं, तुमको तो पूरा फ्रीडम दिए हम करने के लिए। जी अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत आगे तक जा सकती है, जी। ये सपोर्ट करें आप, जी, जितना आप बिल्कुल। लड़कों को सपोर्ट करते उतना लड़की को भी सपोर्ट करिए। जी। और जेंडर इक्वालिटी तो हम उसकी बात कर रहे हैं आज सभी जगह, लेकिन जेंडर इक्वालिटी का ध्यान भी रखें कि जितना हम बॉयज़ को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जितना फ्रीडम उनको दे रहे हैं, जितनी लिबर्टी उनको मिली है, उतनी ही लिबर्टी हम लड़कियों को भी दें, तभी हमारे घर से भी सुनीता विलियम्स निकलेंगे। Yes. जी बिल्कुल। अगर मैं आकाश जी आपसे जानना चाहूँ कि आपके घर में ऐसे कौन से सदस्य हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके इस गेम को पसंद नहीं करते हैं? जी बिल्कुल सर, हमारे फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमको मेरी मम्मी जी और मेरे पापा करते हैं, हर मैच खेलने के लिए प्रोत्साहन भी करते हैं। और सर मेरी फैमिली मेम्बर में बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो करते हैं कि क्या ये सब स्पोर्ट्स में रखा हुआ है, इस सब में कुछ रखा हुआ नहीं है, अपना पढ़ाई लिखाई करो, इस सब में कुछ रखा ही नहीं हुआ है। और सबसे ज़्यादा इसमें रहता है सर कि जो हर घर की कहानी होती है ना सर, कि ताना मारा जाता है जी पढ़ाई को लेके, बच्चे को लेके कि उसका लड़का ये कर रहा है वो कर रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ सर जरूर सबको, अपने पूरे ऑडियंस को, कि जितने स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं सर वो सबसे ज़्यादा टफ ट्रेनिंग करते हुए भी अपना पूरा पढ़ाई का भी ध्यान करते हैं और अपना फैमिली का भी पूरा ध्यान रखते हैं सर। जी बिल्कुल। एक बहुत अच्छा मैसेज आकाश ने देने की कोशिश की है कि आप अपने बच्चों को जरूर सपोर्ट करें, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी जाना चाहे, जो भी गेम्स खेलना चाहे, अगर वो बैलेंस कर सकता है अपने एजुकेशन और अपने गेम को, तो आप उन्हें ताना ना दें। जी बिल्कुल सर। तभी आपके घर से भी एक अच्छा प्लेयर निकलेगा। चलिए सुमित जी से मैं जानना चाहूँगा, सुमित जी एक सक्सेसफुल कराटे प्लेयर या जुडो प्लेयर या गटका प्लेयर बनने के लिए किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? डिसिप्लिन सर, डिसिप्लिन के बिना कोई भी गेम में प्लेयर आगे नहीं बढ़ सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन, चूँकि आप अगर टूर्नामेंट में भी जाते हैं तो अगर आपका डिसिप्लिन ख़राब है तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा, बोला जाएगा कि आपका क्या नाम है, तो आप नाम बताएंगे, उसके बाद बोले आपका कोच का क्या नाम है, कोच का नाम जैसे ही आप बताएंगे और आपका डिसिप्लिन ख़राब है तो सबसे पहले आपके कोच को ही सुनाया जाता है। तो एक बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। जी एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगा सुमित जी, आपका नाम जो है वो वर्ल्ड ऑनर ऑफ बुक रिकॉर्ड में भी आया है। जी जी जी। तो क्या आप साझा करना चाहेंगे कि किस कार्य के लिए आपका नाम उसमें चिन्हित किया गया? सर मैंने 12 टन की एक बस है, उसको मैंने अपने दांतों से खींचा था तकरीबन 15 फीट तक जी। और 12 mm का एक रड होता है 3.5 फीट का, उसको मैंने 22 रड को तकरीबन 40 सेकेंड में उसको अपने हेड से मैंने मोड़ा था सर, पूरी तरह से बैंड किया था। तो इसके लिए मेरा नाम वर्ल्ड ऑनर ऑफ बुक रिकॉर्ड में भी आया था
और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया गया था सर। जी, तो ये जो सारे ट्रेनिंग्स हैं, ये सारे ट्रेनिंग्स आप अपने प्लेयर्स को भी देते हैं, आप अपने ट्रेनिंग्स जो आपके पास आते हैं उनको भी देते हैं? बिल्कुल, मुझे जो लगता है कि ये बच्चे कर सकते हैं तो मैं उनके साथ भी वो ट्रेनिंग करवाता हूँ सर। जी, टफ टाइम में आप अपने प्लेयर्स को मोटिवेटेड रखना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे अगर अच्छा करते हैं, प्लेयर्स अच्छा करते हैं तो उनका मनोबल हाई होता है, और किसी मैच में अगर ख़राब कर गए तो वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, गेम को छोड़ देते हैं, वो क्विट कर जाते हैं। तो अपने प्लेयर्स को मोटिवेटेड रखने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? बहुत जब बच्चे टूर्नामेंट में खेलते हैं सर, और खेलने के दौरान क्या होता है कि वो हारते हैं, तो प्लेयर रिंग से उतर कर और के कोना पकड़ के रोने लगेंगे, और रोने लगते हैं तो मुझे जानना पड़ता है, उनको समझाएंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है, सिचुएशन होता है कि बच्चे अपना पूरा वो सोचते हैं कि अब मुझे गेम करना ही नहीं है। वो सीधा वो बोलते हैं कि सर अब नहीं, बस हो गया, मैं फर्स्ट टाइम ही आया, फर्स्ट टाइम ही मुझे मेडल चाहिए था, फर्स्ट टाइम ही मुझे मेडल नहीं मिला, अब मैं आगे गेम नहीं करूंगा। बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, बहुत उनको समझाना पड़ता है कि प्लेयर एक बार में नहीं बनते, प्लेयर को घिसना पड़ता है, जितना घिसेगा उतना चमकेगा। तो जो प्लेयर अगर एक बार में मेडल निकाल लिया, वो प्लेयर नहीं, वो तो आपकी प्रैक्टिस हुआ ही नहीं। आपने हार जब तक आपने स्वीकार नहीं किया तब तक जीत की मजा नहीं आएगा। जी बिल्कुल। तो जब आप हारोगे तभी आपको जीतने में मजा आएगा। तो हार और जीत तो लगी हुई है, और जो बच्चों समझते हैं और बेहतर होता है, और अगली बार जब वो जीतते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। जी बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि एवरी विक्ट्री टेक्स यू टू अ न्यू हाइट, और एवरी लूज, अगर आप मैच हारते हैं, दैट टीचेज यू समथिंग, कुछ ना कुछ आपको सिखाता है। आकाश, आपसे जानना चाहूँ कि वैसे तो आपने मैचेस बहुत खेले, मेडल्स भी बहुत लाए, कोई ऐसा मैच रहा जब आप डिसअपॉइंट हुए, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ, और फिर आपने वहाँ से अपने आप को संभाला और अगला मैच जीता? जी बिल्कुल सर, एक मैच हुआ था सर, स्टेट चैम्पियनशिप था, जिसमें मैं हार गया था, और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं कभी इतना जल्दी रोता नहीं था, लेकिन मैं डिसअपॉइंट इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं रो रहा था। तब मेरे कोच ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दिया, हौसला दिया, और मुझे मोटिवेट किया, और मैंने जब दोबारा उस मैच का प्रैक्टिस करके दोबारा उसमें मेडल लाया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। जी, साक्षी से भी यही सवाल रहेगा कि कोई ऐसा टफ टाइम जब आपने कोई मैच लूज़ किया हो और उसके बाद फिर से अपने आप को आपने रीअरेंज किया, फिर से वो सारी चीज़ें आपने वापस जुटाया और फिर मैच जीता? सर मैंने सर रांची में ना खेलो इंडिया टूर्नामेंट हो रहा था जी, मैंने उसमें मेडल हारा था सर जी। उसके बाद मैंने दोबारा से खेलो इंडिया का प्रैक्टिस किया, फिर जाकर मैंने सिल्वर मेडल निकाला था खेलो इंडिया में जाकर वापस से रांची में। जी, उसी टूर्नामेंट में आप वापस से मेडल आया था, मेडल्स लेके आई। तो एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर आपको कभी हार मिलता है तो आप जीत की तलाश में रहें, आप लगातार प्रयास करते रहें, और तभी जाकर के सफलता आपको मिलेगी। अच्छा साक्षी जी, आपसे जानना चाहूँ कि सभी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है हर गेम में, तो आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों मानते हैं कि वो आपका रोल मॉडल? सर मेरे रोल मॉडल मेरे सर है, जो मेरे कोच हैं सुमित सर, क्योंकि मैंने सर उनको देखा मेहनत करते हुए जी, कैसे मतलब प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उन्होंने मुझे बताया है और मुझे सिखाया है, इसलिए मैं उन्हें अपना रोल मॉडल मानती हूँ सर। जी, आकर्ष प्रताप, आपका रोल मॉडल कौन है? सर मेरे भी रोल मॉडल मेरे सुमित सर ही हैं, क्योंकि मैंने इनको छोटे से देखा हूँ, मतलब इतना ये टफ प्रैक्टिस करते हैं सर, इतना टफ प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने भी इन्हीं से मोटिवेट होकर प्रैक्टिस करना सीखा है। मैंने जब एडमिशन किया था सर, तो सर को ही देखते हुए मैंने सब कुछ कराटे सीखा हूँ, स्टार्ट किया हूँ, और इन्होंने मेरे प्रैक्टिस कराया है। मैं अपना पूरा होल लाइफ पूरा अपने कराटे की दुनिया में सुमित सर को अपना रोल मॉडल मानता हूँ। जी, सुमित जी, आपके दोनों शिष्यों ने आपको रोल मॉडल माना है, और मुझे उम्मीद है कि केवल यही दोनों नहीं बल्कि एकेडमी में जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से मैक्सिमम आपको रोल मॉडल मानते होंगे। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों? हाँ, मेरे रोल मॉडल मेरे माँ है, चूँकि माँ ने ही मुझे इस फील्ड में मुझे भेजा था। जी, तो आज जो भी हूँ मैं अपनी माँ की वजह से ही हूँ सर। जी बिल्कुल, और माँ तो सबकी माँ होती है, और सबसे बड़ा शुभचिंतक अगर हमारे लिए दुनिया में कोई होता है तो, और सबसे बड़ी दोस्त जो होती है वो होती है हमारी माँ।
और सुमित जी से मैं ये भी जानना चाहूँगा अंत में, चूँकि समय नहीं है तो मैं चाहूँगा कि संक्षेप में सुमित जी जवाब दें कि यहाँ से 4 साल 5 साल बाद आप पलामू के जुडो को, पलामू के क्रिकेट, पलामू के कराटे को और पलामू के गटका को कहाँ देखते हैं? सर मेरा जो सपना है पलामू के खिलाड़ियों को जिस लेवल पे देखने का, वो है ओलंपिक, और मैं बस यही मिशन लेकर चल रहा हूँ। ओलंपिक मेरा मिशन है कि यहाँ के बच्चों को मैं ओलंपिक तक ले जाऊँ और वहाँ पर ओलंपिक में हमारे पलामू के बच्चे मेडल जीत कर आए सर। जी बिल्कुल, और किसी भी कोच का सबसे बड़ा सपना होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनके शिष्य जो है, उनका प्लेयर जो है वो ओलंपिक तक जाए और वहाँ से मेडल लेके आए, और वो सबसे बड़ा स्टार होता है किसी भी कोच के कंधे पे। तो हमें उम्मीद है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो आपके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मेडल्स लेके आए, और हमारी शुभकामनाएं भी आप सभी के साथ है। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं बस इतना ही, और अब विदा लेने का समय आ गया है। उससे पहले मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और कि आप यहाँ आए और हमसे बातचीत की, और हमारे दर्शकों ने जो आपको देखा है बहुत कुछ सीखा होगा आपसे। और इस कार्यक्रम में अब इससे ज़्यादा नहीं, इसके बाद हम मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।